जय हिंद साथियों। तो 2026-27 का बजट आ चुका है और आज हम करने वाले हैं बजट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। तो लेक्चर में आप लोग अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये पूरे साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते चलो बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि बजट होता क्या है। बजट सरकार का आने वाले साल में कितना इनकम होने वाली है और उसके हिसाब से कितना सरकार खर्चा करने वाली है। जैसे कि हम लोग अगले महीने का बजट अपना बनाते हैं ना, हमारी फैमिली बनाती है कि भाई 40,000 सैलरी आने वाली है तो उसके हिसाब से हम कितना खर्चा करेंगे। वैसे ही सरकार पूरे साल का एक बजट तैयार करती है कि अगले साल हमारे देश का, हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा आएगा और उसके हिसाब से हम लोग कितना कितना खर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नया चलन चला हुआ है दही और गुड़ खा के बजट शुरू करने का। तो निर्मला सीतारमन जी ने दही गुड़ खाया और बजट पेश किया है और ये उनका लगातार 9वां बजट है। आप लोग देखोगे मोरारजी देसाई के बाद सेकंड रैंक पर आ रही हैं निर्मला सीतारमन जी। और जैसा कि बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, आप देखेंगे कि जल्दी ही मोरारजी देसाई को ये क्रॉस भी कर देंगे बजट पेश करने के मामले में। तो देखोगे बच्चों, बजट आ चुका है और इस बार जो बजट का थीम है विकसित भारत बजट। विकसित भारत यानी कि आप लोगों को पता है कि 2047 का हम लोगों ने विकसित भारत का यानी कि डेवलप्ड इंडियन इकोनॉमी का एक टारगेट लेके चला हुआ है और उसी टारगेट की तरफ हमारा पूरा का पूरा बजट जाने वाला है। इस बार फोकस किस पे रहेगा? रिफॉर्म्स ओवर रिटोरिक, यानी कि सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर रिफॉर्म्स पर ध्यान देंगे। और ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ का प्रोजेक्शन है कि देखिए आने वाले समय का तो प्रोजेक्शन ही कर सकते हैं हम लोग, डिटेल एकदम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते। तो 7% का प्रोजेक्शन दिया गया है कि भैया 7% तक तो हम लोग ग्रोथ करने ही वाले हैं। उसके बाद आप देखोगे ये पूरा का पूरा बजट जो है युवा शक्ति ड्रिवन है। युवा शक्ति यानी कि पूरा बजट जो बनाया गया है ना, युवा शक्ति को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आप सभी को पता है कि युवा देश की ताकत होता है, युवा देश का भविष्य होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम युवाओं पे ध्यान देंगे तो हमारे देश का भविष्य बेहतर बनेगा। तो युवा शक्ति ड्रिवन बजट बनाया गया है। और टैक्स की बात कर लेते हैं तो जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके पहले जो हमारा इनकम टैक्स था 1961 वाला, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला ही चल रहा था, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था। इसको बदल के इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया जा रहा है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं पूरी डिटेल क्या क्या कह रही है। अब देखिए गवर्नमेंट का जैसे टोटल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट यानी कि गवर्नमेंट की टोटल आने वाला रिसिप्ट यानी कि इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना होगा, सारा देख लेते हैं। क्लियर पॉइंट। गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है यानी कि पैसा आएगा कहां से, यानी कि आय, आय यानी कि इनकम, पैसा आएगा कहां से वो देख लेते हैं। तो सरकार ने बोला है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, याद रखना वो आपकी 35.3 लाख करोड़ की रहने वाली है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है यानी कि वो आय होती है, वो इनकम होती है सरकार की जो वापस नहीं करना है। जैसे कि टैक्स हो गया है ना, टैक्स अगर सरकार आपको लगा देती है तो जाहिर सी बात है टैक्स आपको वापस नहीं करना। आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, चार चार लोग बाइक पे लद के जा रहे हो, चालान कट गया, चालान सरकार के पास चला गया तो वो सरकार आपको वापस नहीं करती है। घर की रजिस्ट्री करवाते हो तो फीस लगती है ना, रजिस्ट्रेशन फीस, वो सरकार आपको वापस नहीं करती है। तो इस तरीके के जो रिसिप्ट है जो कि सरकार को वापस नहीं करना है, तो आप देखोगे इस तरीके के रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके की आय को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और ये 35.3 लाख करोड़ का रहने वाला है, अभी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो अब जो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड है, यानी कि पहले क्या किया गया था, 33.4 लाख करोड़ का एक एस्टिमेशन दिया गया था पिछले साल और उससे बढ़ा करके 35.3 लाख का किया गया, यानी पिछले साल से तकरीबन 2-2.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम देखी जा रही है सरकार के द्वारा। कैपिटल रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है सरकार अपना कोई प्रॉपर्टी बेच दे, जैसे कि किसी कंपनी का शेयर बेच दे या फिर उधार ले ले, है ना, यानी कि उसको चुकाना पड़ेगा, उधार ले लेगी तो चुकाना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर्टी बेचेगी तो उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी जाएगी। तो या तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया हो या फिर उधार लेके, लोन लेके आया हो, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो आप देखोगे 18.1 लाख करोड़ 2026-27 में एस्टिमेशन किया गया है। क्लियर पॉइंट। और आपको पता है जैसे कि मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी के जो शेयर्स बेच के पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है भैया पैसे आएंगे, कंपनी के शेयर्स भी तो जाएंगे ना। तो ये जो एसेट्स को बेच के पैसे आते हैं
वहां से या फिर लोन लिए जाते हैं, वहां से जो आते हैं उनको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं सरकार खर्चा कहां पे करेगी। सरकार खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि सरकार ने खर्चा भी कर दिया और सरकार को कुछ मिला भी नहीं। जैसे कि किसी स्कीम पे खर्चा कर दिया, जैसे कि लाडली बहना योजना है, उस पर खर्चा कर दिया, सरकार को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, सीधी सी बात है। किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दिया तो सरकार को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। यानी कि सरकार का कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती है, एसेट्स नहीं बनते हैं, याद रखना। स्कॉलरशिप दे दिया, वृद्धावस्था पेंशन दे दिया, और भी तमाम तरीके की स्कीम्स चलाती है सरकार, जिसे सरकार का प्रॉपर्टी नहीं बनती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आप देखोगे कितना यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कितना खर्चा है यहाँ पे? 41.3 लाख करोड़ का खर्चा आप लोगों को दिखाई देता है। यानी कि अगर बात करें तो ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि सरकार के वो खर्चे जो कि रेगुलर चलते रहते हैं, है ना, याद रखेगा। उसके बाद आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि लंबे समय के लिए किया जाता है। वो खर्चा, ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया, या फिर रेलवे ट्रैक बना दिया, इस तरीके के खर्चे आप लोग देखोगे तो ये कितना 17.1 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो कि आपका 2026-27 का बजट एस्टिमेशन दिखाई दे रहा है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? जो पूरा का पूरा जो बजट है वो ग्रोथ इंजन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ग्रोथ इंजन बोले तो कि हम अब पूरा का पूरा बजट इस तरीके से बनाएंगे कि इकोनॉमी का ग्रोथ हो। खाली हम लोग इनकम आ रही है, हम लोग खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ इसी बात पे ध्यान नहीं देंगे, यानी कि पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ग्रोथ इंजन बोले तो जैसे कि देखिए हम लोग रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल पड़ा है, तो एआई को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तमाम तरीके के खर्चे हम लोग करेंगे। देखिए अंत तक बने रहेंगे आप लोग, क्योंकि एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। जितनी चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है, सब पे डिटेल्ड डिस्कशंस अभी बची हुई हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि सरकार कितने रिफॉर्म्स कर रही है, यानी कि क्या क्या बदलाव लेकर के आ रही है हमारी आने वाले साल में इकोनॉमी के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चे कि जो 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, याद रखना, उन्हीं सारी बातों पे काम किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन पे बात किया गया था, जीएसटी को सिंपल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि 4 लेबर कोड्स आए थे, नए कानून आए थे। उसके बाद आप देखोगे कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए थे। तो इस तरीके के टोटल कितने 350 रिफॉर्म्स की बात यहां पर किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब पूरा का पूरा बजट है ना, 3 तरीके के कर्तव्य, 3 कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं कि इस पूरे बजट में 3 कर्तव्यों की बात की जाएगी। याद रखना, पहला एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हम अपनी आर्थिक विकास की बात करते रहेंगे, उस आर्थिक विकास की जो कि सिर्फ इसी साल की नहीं होनी, लगातार होती रहेगी, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एस्पिरेशंस एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जो लोग सरकार से उम्मीदें करते हैं, एस्पिरेशन है लोगों की, जैसे कि उनका खुद का घर होना चाहिए, उनका खुद का बिजनेस होना चाहिए, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, ये सारे के सारे सपनों को सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। उसके बाद आप देखोगे कि सबका साथ सबका विकास वाला जो कॉन्सेप्ट जो बीजेपी का चलता आ रहा है, उसी कॉन्सेप्ट पे बात किया जाएगा। तो आप देखोगे 3 तरीके के कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं और इन 3 तरीके के कर्तव्यों पे बात करने वाले हैं पूरे के पूरे बजट में। तो पहला कर्तव्य देख लेते हैं। पहला कर्तव्य में आप लोग देखोगे ग्रोथ एवं कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ग्रोथ एवं कंपटीशन की। तो ये पहले कर्तव्य में आप 6 एरिया देखोगे, यानी कि 6 क्षेत्रों में काम किया जाएगा, 6 एरियाज में काम किया जाएगा। और ये 6 एरिया कौन से हैं? पहले में आप लोग देखोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन, ठीक है, उत्पादन उद्योग की बात की जाएगी। अब इसका क्या मतलब होता है? उत्पादन उद्योग का प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। इसमें सबसे ज्यादा दिया जा रहा है महत्व टेक्सटाइल को, यानी कि कपड़े के व्यापार को। अभी देखो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स आए हैं, इनके साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारा जो टेक्सटाइल है यानी कि कपड़ा है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में जाएगा और टैक्स फ्री जाएगा। ये लाभ अभी तक पाकिस्तान को मिलता था, बांग्लादेश को मिलता था, लेकिन जब इंडियन कपड़ा जाएगा यूरोपियन यूनियन नेशन में तो वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा। तो 2 फायदे होने वाले हैं, एक तो भारत का टेक्सटाइल वहां पे जाएगा तो डेफिनेटली हमारी इनकम बढ़ेगी, और दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं, तो इनकी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो एक दुश्मन कमजोर होता है तो जाहिर सी बात है हमारी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे हम लोग काम करने वाले हैं, जिसमें 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे हम लोग ध्यान देंगे। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेजुविनेटिंग का मतलब पुरानी जो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं या काम नहीं कर रही है उनको दोबारा से रिवाइव करेंगे। उसके बाद ठीक है, चैंपियन एमएसएमईज, आपको पता है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं,
ये रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लोग यहीं पे एम्प्लॉयड हैं। तो इन पे काम किया जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी पे काम किया जाएगा, कोल, पेट्रोलियम, बिजली, इन सब पे काम किया जाएगा। उसके बाद सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात की जाएगी, डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन, यानी कि शहर के जो इकोनॉमिक रीजन है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उन पे फोकस किया जाएगा, उन पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की बात की जाएगी। अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे ताकि एफडीआई भारत में आए। तो देखिए, ये जो पहला कर्तव्य 6 एरियाज पे फोकस करता है। चलिए अब 6 एरियाज को एक एक करके देखेंगे बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग के जैसे मैं बात कर रहा था कि 7 ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हम लोग काम करने वाले मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन इंडस्ट्री में। तो आप देखोगे बायोफार्मा की बात कर लें, ठीक है, बायोफार्मा शक्ति, इस पे देखो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले 5 सालों में सरकार करने वाली है। उसके बाद सरकार यहां पे सेमीकंडक्टर की बात करेगी, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, हम लोग ताइवान से सेमीकंडक्टर अभी तक खरीदते आए हैं, जिसपे चाइना की नजर है, और ना जाने कब ताइवान चाइना के अंडर में चला जाएगा। नो डाउट चाइना अभी कर रहा है बातचीत और कब्जा भी करने की कोशिश कर रहा है, और ताइवान इसको रिटेलिएट भी कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं पता। अगर ताइवान चाइना के पास चला जाएगा तो सेमीकंडक्टर जो कि हमारे फोन में, लैपटॉप में, इस एलईडी में इस्तेमाल हो रहा है, वो सब ब्लॉक हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर को स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। याद रखना, सेमीकंडक्टर को बनाने में स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद रेयर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स बनाए जाएंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, फोन की बैटरी में, जो व्हीकल की बैटरी में इस्तेमाल होते हैं, उस तरीके के मिनरल्स को भी मिनरल्स के लिए अलग से कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अलग अलग स्टेट्स में। उसके बाद आप देखोगे कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम लाई जा रही है, यानी कि अलग अलग हम लोग ब्रिज और रोड बनाएंगे, रेलवे कंस्ट्रक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ता रहे। उसके बाद 3 केमिकल पार्क बनाएंगे। 3 केमिकल पार्क बनाएंगे। केमिकल पार्क का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पे सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, यानी कि जैसे मान लीजिए शहर का एक दक्षिण वाला एरिया, तो उस तरफ सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री ही रहेगी। इस तरीके के 3 केमिकल पार्क बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरर की बात की गई है, कंटेनर मैन्युफैक्चरर, जिसपे 10,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। कंटेनर का मतलब क्या होता है? जिस कंटेनर में भर के शिप में सामान जाता है, तो वो ज्यादातर हम लोग चाइना से खरीदते हैं, है ना, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम चाइना से ही खरीदते हैं हम लोग। तो ये डिपेंडेंसी चाइना पे हमारी खत्म हो जाएगी। तो कंटेनर बनाने के लिए हम लोग 10,000 करोड़ दे रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे 200 लिगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कि बंद पड़ रही हैं, उनको दोबारा से रिस्टार्ट किया जाएगा, और इसी छोटी मोटी करके 200 इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था भाई साहब, टेक्सटाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का जो टेक्सटाइल है, अभी एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, मुक्त व्यापार एग्रीमेंट जो समझौता हुआ है यूरोपियन यूनियन देशों के साथ, तो यहाँ पे टेक्सटाइल काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला था। जाहिर सी बात है, हम अपने टेक्सटाइल को इंप्रूव करेंगे तो ही तो हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे टेक्सटाइल को बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आप देखो कि टेक्सटाइल में खादी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। खादी, खादी आपको पता है हमारा देश की पहचान है खादी। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना चलाई जा रही है खादी और हैंडलूम के लिए। याद रखना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना खादी के लिए चलाई जा रही है। इसके बाद नेशनल फाइबर स्कीम चलाया जा रहा है ताकि फाइबर उगाने वाले किसानों को सब्सिडी दी जा सके, उनको हेल्प दी जा सके। उसके बाद टेक्सटाइल के एक्सपेंशन की बात की जा रही है, उस टेक्सटाइल वाले एरिया में एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई जा रही है, यानी कि रोजगार देने की योजनाएं चलाई जा रही है। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे आप सभी को पता है, विश्वकर्मा योजना सरकार ने चलाया था हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो इस तरीके की योजनाएं और ज्यादा चलाई जाएंगी। टेक्सटाइल इको इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सामर्थ 2.0, सामर्थ 2.0 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए चलाया जा रहा है। तो सामर्थ 2.0 भी लाया जा रहा है। और अब यहां पे देखोगे पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक को जो फैसिलिटीज दी जाएंगी उनको बढ़ावा दिया गया है। 12.2 लाख करोड़ का एस्टिमेशन दिया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के क्षेत्र में मशीनें लगाना, टेक्सटाइल के क्षेत्र में पूरा एक एरिया डेवलप करना, बिल्डिंगें दिलवाना लोन वगैरह पे इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को, इस पे 12.2 लाख करोड़ का पूरा एस्टिमेशन दिया गया है। इतना तो हम लोग खर्चा करने वाले हैं। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स का मतलब क्या होता है? वो स्पेशल रेलवे ट्रैक
जहां पे भीड़ नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आप अभी आमतौर पे क्या होता है कि एक ट्रेन जा रही है और वहां पे दूसरी ट्रेन आ रही है, तो यहाँ पे इसको रुकना पड़ता है। नहीं भाई, एक स्पेशल मालगाड़ी जाएगी। अब देखिए, मालगाड़ी अगर कहीं बीच में रुकी तो प्रोडक्शन वहां पे रुक जाएगी। जैसे दिल्ली से मालगाड़ी सामान लेके पहुंची कलकत्ता, लेकिन बीच में उसको 6-7 दिन रुकना पड़ गया कहीं पे, क्योंकि ट्रेनें आ जा रही है, पटरियां ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्शन वहां पे लेट हो जाएगा, तो हमारी इंडस्ट्री काफी ज्यादा नुकसान में जाएगी। तो स्पेशल फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, याद रखना, क्लियर पॉइंट। जैसा कि आप लोग देखोगे, ठीक है, दंकुनी सूरत टाइप का, और 20 नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, यानी कि पानी में पानी के जो रास्ते हैं वो बनाए जा रहे हैं। उसके बाद शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जा रहा है वाराणसी और पटना में, कि जो अगर शिप खराब हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग की जाएगी वाराणसी और पटना में। उसके बाद कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज यानी CCUS, इसका क्या मतलब होता है? जब प्लांट्स जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ना, तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत ज्यादा बन चुका है, तो उस कार्बन को ऑब्जर्व करके मिट्टी में दबा देना है प्लांट्स के जरिए, या फिर अपने किसी और टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करना और मिट्टी में दबा देना। इसके लिए भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, और 20,000 करोड़ का आने वाले 5 साल में खर्चा किया जाना अनाउंस किया गया है। उसके बाद आप देखोगे ग्रोथ कनेक्टर्स, यानी कि 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि ट्रेनें, मालगाड़ी एकदम हाई स्पीड में जाएंगी। सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी, मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब आपको दिखाई देंगे, ट्रेन से कनेक्ट कर दिए गए हैं। भाई देखो ना, हर एक पूरा भारत कवर करने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ पे अगर यहाँ से माल जा रहा है, ठीक है, चेन्नई में, तो इजीली जा सके। ये देखिए पूरा कनेक्शन दिखाई देगा आपको, इजीली जा सके, कहीं पर भी सामान ट्रेन रुके नहीं, मालगाड़ी रुके नहीं, प्रोडक्शन रुके नहीं। तो इस तरीके के स्पेशल कॉरिडोर्स भी बनाए जाने के अनाउंसमेंट किए गए हैं। अब देखिए दूसरा कर्तव्य की बात कर लेते हैं। दूसरा कर्तव्य में सबसे पहले हम लोग क्या देखा था? एस्पिरेशंस एंड कैपेसिटी, यानी कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, सपने हैं, वो टूटेंगे नहीं। घर बनाने का सपना, हमारे बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई करें, हमारे बच्चे स्किल्स सीखें, इस तरीके का सपना हर एक माँ बाप का होता है, हर एक गार्जियन का आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सेकंड कर्तव्य में हम लोग एस्पिरेशंस और कैपेसिटी की बात करेंगे, यानी कि लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने की और उनके सपने को पूरा करने की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखोगे एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेस कमिटी, यानी कि कमिटी बनाने का गठन की अनाउंसमेंट किया गया है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस कमिटी। ये कमिटी क्या करेगी? ये कमिटी एजुकेशन में रिसर्च करेगी कि भैया किस तरीके की एजुकेशन की हमारे देश में रिक्वायरमेंट है, या जैसे कि एआई के क्षेत्र में आज की डेट में आ रहा है, तो एआई के क्षेत्र में हम लोग रिसर्च करेंगे। ये कमिटी रिसर्च करेगी कि एआई के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में स्कूल्स वगैरह में हमें एआई का इस्तेमाल नहीं सिखाया जा रहा है, हमें मोबाइल के एप्लीकेशंस बनाना नहीं सिखाया जा रहा, तो भैया करो ना यार, आने वाले इकोनॉमी में यही सब कुछ तो होने वाला है। तो आप देखोगे एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एवं एंटरप्राइजेस कमिटी बनाई जा रही है। अब देखिए टारगेट दूसरा रखा गया है 10% ग्लोबल सर्विसेज बाय 2047। हम देखिए सर्विसेज की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग सेवेंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, हम लोग सेवेंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, ठीक है बच्चों, सर्विसेज का, क्लियर पॉइंट। और इसका क्या मतलब है? हम लोग आईटी सेक्टर की सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं दूसरे देशों में, मेडिकल सर्विसेज हो गया, ठीक है, आईटी सेक्टर, ये हमारा जो एआई वगैरह का है, पूरा हम लोग सर्विसेज सेल करते हैं फॉरेन इकोनॉमी को, तो 7वें नंबर पे आते हैं। और पूरी दुनिया का 10% हम लोग शेयर करेंगे, हम लोग पूरी दुनिया का 10% एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज 2047 तक, ये हमारा टारगेट रखा गया। उसके बाद हेल्थ में, एजुकेशन में और ऑरेंज इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा खर्चा करने की बात की जा रही है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ग्राफिक्स करना, वीडियो एडिटिंग करना, जो पीडीएफ वगैरह बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है ना, आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएटर हो गया, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा करने की बात की जा रही है, तो ऑरेंज इकोनॉमी। 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे, मेडिकल टूरिज्म बनाए जाएंगे, यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएंगे पूरे देश में, 5 जगह जहां पे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है? विदेशों से वो लोग जो कि इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाया जाएगा। तीन तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जाएगा, आयुर्वेदा को इंप्रूव करने के लिए 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जाएगा। और ये जो आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट होंगे ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को टक्कर देंगे, यानी कि इनका स्टैंडर्ड इतना इंप्रूव किया जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को टक्कर दें, ठीक है बच्चों। ऑरेंज इकोनॉमी की मैं बात कर रहा था, तो आप देखोगे ऑरेंज इकोनॉमी जैसे कि ग्राफिक्स बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, इस तरीके के बहुत सारी पहल देखी जाएगी, जिसमें कि 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में ये कंटेंट क्रिएटिंग का कोर्स करवाया जाएगा कि भैया आपको रील बनानी है,
आपको शॉर्ट्स बनाने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है, इस तरीके के कोर्सेज भी अब सिखाए जाएंगे और 15,000 स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में। उसके बाद देखिए टूरिज्म, स्पोर्ट्स और कल्चर को भी स्पेशल महत्व दिया गया है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे होटल वगैरह होते हैं ना, उसको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गिनते हैं, तो उसको इंप्रूव किया जाएगा। उसके बाद टूरिस्ट गाइड ट्रेंड किए जाएंगे, 10,000 टूरिस्ट गाइड ट्रेंड किए जाएंगे पूरे देश भर के लिए। इसका मतलब क्या है, अब विदेशों से कोई हमारे देश में घूमने फिरने आएगा तो उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि एक्सप्लेन कर सके। अब भैया ताजमहल घूमने जा रहा है तो ताजमहल के बारे में उसको एक एक इतिहास पता होना चाहिए। इस तरीके से जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइड को यहाँ पे ट्रेंड किया जाएगा। और यहाँ पे नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा, यानी कि पूरे देश में कहां कहां पे टूरिज्म है, कहां कहां पे आप घूम सकते हो, तो डिजिटल ग्रिड बनाया जाएगा, ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि बंदा जब लंदन से चले घूमने तो उसको सब कुछ पता हो भारत में कि भैया उसको कहां कहां घूमना है, कहां कहां नहीं घूमना। उसके बाद 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जैसे कि लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, सारनाथ हो गया, इस तरीके के 15 ऐसे ऐसे साइट्स, ऐसे ऐसे जगहों को डेवलप किया जाएगा A1 फैसिलिटी के साथ, जहां पे लोग आए विदेशों से घूमे फिरे एंजॉय करें। तो आप देखोगे बच्चों कि 15 साइट्स डेवलप की जाएगी। उसके बाद आप देखोगे स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया मिशन, खेलो इंडिया मिशन, खेलो इंडिया यूथ गेम जो चल रहे हैं, इस तर्ज पे खेलो इंडिया मिशन चलाए जा रहे हैं। और खासकर आप लोग देखोगे कि जो स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, इनमें बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आप सभी को पता बच्चों की बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा माना जाता है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे जो चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, बुद्धिज्म को जितना मानते हैं उतना ही ज्यादा हमारे देश में भी बुद्धिज्म को फैलाना जाना चाहिए। इस वजह से बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट भी किया जाएगा। उसके बाद देखोगे पूर्वोदय, पूर्वोदय, पूर्वोदय जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही, ठीक है, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे कि आप इसमें देखोगे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, ये सारे राज्यों को मिलाकर के कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो स्पेशल जो आप लोगों के यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। तीसरा कर्तव्य की बात कर लेते हैं भाई साहब, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सभी को लेकर के काम करना है। तो सभी को लेकर के मतलब किसानों को, फीमेल को, मेल को, गरीबों को, अमीरों को, सभी के लिए काम किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे बच्चों कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लेते हैं। तो फिशरीज आपको पता है कि तालाबों में किया जाता है। इस तरीके के 500 तालाब बनाने की बात की गई है, रिजर्वायर बनाने की बात की गई है, और अमृत सरोवर बनाने की बात की गई है। और इसमें ज्यादातर वुमेन स्टार्टअप्स को हम लोग बढ़ावा देंगे, यानी कि महिलाएं जो उद्यम उद्यम करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सिर्फ ट्रेडिशनल खेती बाड़ी पे नहीं, जैसे आटा दाल चावल नहीं उगाना भाई साहब, हमको हाई वैल्यू वाले एग्रीकल्चर, जैसे कोकोनट होगा, कोकोआ हो गया, सैंडलवुड हो गया, नट्स हो गया, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। भारत विस्तार की बात करते हैं, भारत विस्तार की बात करते हैं। भारत विस्तार का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर देना। इसका मतलब क्या होता है सर, देखिए एग्रीकल्चर में अगर किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेंड किया जाएगा तो बारिश कब आने वाली एआई बता देगा, है ना, मौसम खराब होने वाले एआई बता देगा, मिट्टी को चेक करके एआई को दे दो, ठीक है, एआई अपना हाथ में मिट्टी लेके बता देगा सर इसमें ये न्यूट्रिएंट्स कम है, ये न्यूट्रिएंट्स, मतलब एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा किया जाएगा। ये चीज शी मार्ट्स बनाए जाएंगे। शी मार्ट्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, सामान बनाती हैं अपने गांव में, पापड़ अचार, ये चटाई मटाई, ये सब जो टोकरी वोकरी बनाती रहती हैं, इनका सामान मिडल मैन के जरिए बेचा जाता है। नहीं, अब मिडल मैन के जरिए नहीं, एक मार्ट बनाया जाएगा, एक मॉल बनाया जाएगा, इस मॉल में ये महिलाएं जाके अपना सामान बेच सकते हैं, शी मार्ट्स बनाए जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे दिव्यांगजन कौशल और दिव्यांगजन सहारा योजना चलाई जा रही है, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हाथ से पैर से जो नाकाम है, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी ताकि वो अपने कौशल को इंप्रूव कर सके। आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मोमबत्ती तो बना सकता है, आंखें नहीं है तो क्या हुआ, सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, देख तो सकता है। यानी उन लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ पे स्कीम्स लेकर के आई जा रही है। मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ को ना हमारे देश में मजाक में ले लिया जाता है, ठीक है, कोई अगर परेशान है तो बोले आज साला परेशान है, हटो। नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ भाई एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए डॉक्टर्स लगते हैं भाई, लाखों की फीस जाती है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। तो मेंटल हेल्थ को भी यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा एक बढ़ावा दिखाई दे रहा है। अब बजट के एस्टिमेशन की बात कर लेते हैं। बजट का एस्टिमेशन कितना रहने वाला है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पूरा कहां कहां पे कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा। बजट एस्टिमेशन की बात कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट, यानी कि ओवरऑल, देखिए डेफिसिट का मतलब क्या होता है, यानी कि कमी। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी यानी कि घाटा। जैसे सरकार की जो इनकम है 50 रुपए है, ठीक है, और खर्चा हो गया 60 रुपए, ठीक है, तो ये इनकम कम खर्चा ज्यादा, तो 10 रुपए का डेफिसिट हो गया, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो
50 का 10%, 20% का घाटा हो गया। तो यहाँ पे इस तरह घाटा दिखाया गया है। फिजिकल डेफिसिट 4.3% का घाटा दिखाया गया है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% का। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को रेवेन्यू रिसिप्ट बताया था कि वो छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने वाला जो घाटा, एक रोड ब्रिज बनाना नहीं, छोटे मोटे खर्च, जैसे कि हमने कोई स्कीम चला दी, या एजुकेशन के लिए कोई स्कीम दे दी, रोजगार के लिए कोई स्कीम दे दी, स्कॉलरशिप दे दिया, इस तरीके के छोटे छोटे खर्चों को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो उसमें आप देखोगे 1.5% का घाटा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हमने पहले से जैसे हमने जो खर्चा किया है ना, इसमें आप देखोगे कि कुछ ऐसे खर्चे जो कि हमारे फ्यूचर के लिए किए गए हैं, जो 10-10 साल हमको काम देने वाले हैं, ठीक है, जब 10-10 साल हमको काम देने वाले, 20-20 साल काम देने वाले, उस तरह के खर्चों को हटा दिया जाए तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जितना हम लोग विदेशों को लोन दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, उन सारे लोन को, ब्याजों को हटा दो तो बचेगा, तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि टोटल कितना पैसा आ रहा है उन साधनों से जो कि छोटे मोटे साधन है, जैसे कि मैंने आपको चालान का बताया था, है ना, जैसे कि टैक्स वगैरह बताया था। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, कि 35,33,150 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि लोन ले लिया गया या फिर हमारी प्रॉपर्टी बेच दी गई, शेयर्स वगैरह कंपनी देश ने बेच दिए, तो आप देखोगे 18,14,165 करोड़ का बात करें। टोटल रिसिप्ट की बात कर ले, टोटल रिसिप्ट का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को प्लस करके टोटल रिसिप्ट आता है। तो टोटल रिसिप्ट की बात कर लिए तो टोटल सरकार का खर्चा कितना, इनकम कितनी आने वाली टोटल सरकार की, याद रखना, टोटल सरकार की इनकम 53,47,315 करोड़ आने वाली है, और सरकार का खर्चा कितना है, 53,47,315 करोड़। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब ये बराबर कैसे हुआ सर, देखिए ये बराबर कैसे हुआ, ये बराबर कैसे हुआ, ठीक है, आपको बराबर दिखाई दे रहा है। ये बराबर इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर सरकार का घाटा है, जैसे कि सरकार का 4.3% का घाटा है ना, तो सरकार 4.3% लोन ले लेगी, क्योंकि भैया खर्चा तो पूरा करना ही है, लोन ले लेगी, तो लोन किस में जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। हालांकि एक्सपेंडिचर ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, तो लोन ले लेंगे ना तो उसमें जोड़ देंगे, तो दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, एक एक पॉइंट याद रखना है। और अभी देख लेते हैं एक्सपेंडिचर इन मेजर आइटम्स, कहां कहां पे हम लोग खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने वाले 5,98,520 करोड़। उसके बाद डिफेंस पे खर्चा करने वाले 5,94,585 करोड़। उसके बाद देखो रूरल डेवलपमेंट में 27,308 करोड़। तो बच्चों मैं हट जाता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारी सारी चीज आपको इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज बताऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाने वाले हो, मुझे भी पता है, और आप लोग भी नोट नहीं कर रहे हो, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब मिनिस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, किन किन मिनिस्ट्रीज को कितना कितना पैसा मिल रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिल रहा है भाई साहब, आप देख सकते हो, ठीक है, 1,972,509.48 करोड़। इसी तरीके से डिफेंस हो गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे मंत्रालयों को कितना कितना पैसा दिया गया, एक एक चीज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, समझ सकते हो भाई, बहुत मेहनत लगी है पीडीएफ बनाने में। तो अगर आप लोग ये देख रहे हो पूरा, तो प्लीज बच्चों थोड़ा लाइक करें और शेयर करते हुए चले। पूरा पूरा डिटेल आपको लेकर के आया हूं, निर्मला सीतारमण ने इतनी बातें नहीं करी होंगी जितना मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। चले बच्चों, एक एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने यहां पे रखा हुआ है, ये सारे के सारे मंत्रालय, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय, चाइल्ड डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमई को दिया गया है, यह आप देखोगे, ठीक है, 24,586 करोड़। एटॉमिक एनर्जी को 24,123 करोड़। ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखते हैं फाइनल कंसोलिडेशन, यानी फाइनल एक बार देख लेते हैं बजट का क्या है ना। फाइनल जो ओवरऑल जो बजट गया है ना भाई साहब, आपको ये तो बता ही दिया मैंने, कितना घाटा रहा कितना फायदा रहा। डेट टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कर्ज, कर्ज, डेट का मतलब कर्ज होता है, हमारे जीडीपी का कितना कर्ज है, जीडीपी का कितना कर्ज है। तो भैया कितना, 55.6% का कर्ज है हमारे देश के ऊपर। अब सर आपने तो बोला कि कर्ज 4.3% है, नहीं बच्चों, ये जो कर्ज, ये जो डेट होता है ना, टोटल कर्ज है, यानी कि 15-20 साल से जो हमारे देश का कर्ज चला आ रहा है ना, 15-20 साल से जो कर्ज हमारे देश को भरना है, वो सब इकट्ठा करके हमारे जीडीपी का कितना हो गया है, 55.6% हो गया है, याद रखना। जिसको धीरे धीरे कम किया जाएगा, जैसे कि 2030 से 31 तक हम लोग इसको तकरीबन 55.6% से घटा करके कितना, 50% और +-1 यानी कि 49% से 51% के बीच में लेके आने का हमारा टोटल टारगेट है। हम ग्रॉस बोरोइंग की बात कर ले, कितना हम लोग उधार ले रहे हैं, तो 17.2 लाख करोड़ उधार ले रहे हैं। और ये 16th फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया जा रहा है। 16th फाइनेंस कमीशन क्या करता है,
जितना पैसा आएगा किस किस को कितना कितना देना है वो डिसाइड करेगा। जिसमें आप लोग देखोगे वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सेंटर सेंटर अपना पैसा 100% पैसा कितना डिवाइड करेगी सारे सारे स्टेट्स में, सारे सारे स्टेट्स में। तो टोटल 41% पैसा डिवाइड कर लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे स्टेट में बांट देगी। और जो उसके बाद 59% का जो 41% हो गया, ठीक है, 59% का जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कीम्स में उनको खर्चा करेगी। उसके बाद आप देखोगे 1.4 लाख करोड़ ग्रांट्स दिया जाएगा स्टेट्स को। ग्रांट्स वो पैसा होता है जो कि लोन नहीं होता, यानी कि स्टेट्स को वापस नहीं करना, स्टेट्स इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बजट का प्रोसेस देख लेते हैं। बजट का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो बजट होता है ना, जो फाइनेंस मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। ठीक है, बजट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद आप देखोगे दोनों ही हाउसेज में इसको डिस्कस किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। कोई बोलेगा भैया हमें डिफेंस में ज्यादा बजट करवाना चाहिए, कोई बोलेगा हमें एजुकेशन में करवाना चाहिए, कोई बोलेगा हमें एमएसएमई में करवाना चाहिए। तो अलग अलग तरीके का डिबेट डिस्कशन होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके के पैसे मांगते हैं, मुझे 500 करोड़ दे दो, मुझे 600 करोड़ दे दो, है ना। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोला मुझे इतना पैसा चाहिए, तो डिफेंस मिनिस्टर के लिए अलग कमेटी बनाई जाएगी। वैसे एजुकेशन के लिए अलग बनाई जाएगी, पब्लिक हेल्थ के लिए अलग बनाई जाएगी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अलग बनाई जाएगी, फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग बनाई जाएगी। तो अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी अलग अलग जांच करेगी कि वाकई में इसको इतना पैसे की जरूरत है कि नहीं है। उसके बाद इसने पूरा डिटेल दे दिया। ठीक है, अब इन सारी कमेटी की रिपोर्ट पे फिर से एक बार क्या होगा, डिटेल डिस्कशन किया जाएगा और वोटिंग की जाएगी। याद रख लेना, वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है। उसके बाद ये फाइनल ठप्पा लग गया कि हाँ भैया ये आपका बजट हो गया, और उसके बाद इस बजट को पेश कर दिया जाएगा और जितने भी बिल अनाउंस किए गए हैं उन सारे बिल्स को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी देख लीजिए मेजर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेजर डॉक्यूमेंट्स हमारे बजट में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखोगे जो हमारा बजट है ना, बजट, ठीक है, ये बजट हमारे संविधान में बजट शब्द है ही नहीं, BUDGET शब्द है ही नहीं। इसके बदले क्या दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है और हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में दिया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना। उसके बाद आप देखोगे डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि जो स्टेट्स डिमांड करती है ना ग्रांट्स की, है ना, वो दिया गया है 113 आर्टिकल में। उसके बाद फाइनेंस बिल दिया गया है 110 आर्टिकल में। उसके बाद आप देखोगे फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट अमेंडमेंट अंडर FRBM एक्ट 2023, यानी कि FRBM एक्ट में जितना भी हमारा फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से रिलेटेड भी स्टेटमेंट दिया जाता है। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब बैंकिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक में आता है। उसके बाद मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी का मतलब जो 3-4 साल से लेकर के, मतलब तकरीबन 3 साल से लेकर 5 साल के बीच का जो हमारा प्लानिंग रहता है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया रहता है। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर बजट, यानी सरकार का पूरा खर्चा कितना है, सरकार की इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कहां कहां खर्चा होगा, और पूरे बजट का एक छोटा सा हमको ब्यौरा दिया जाता है। सब आप लोगों को डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस 4 चीजें याद रख लेना। एक तो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में दिया गया है, डिमांड्स एंड ग्रांट्स 113 में, और फाइनेंस बिल आपको 110 में दिया गया है। बस यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो मैं आपको चीजें बता चुका हूं वही सारी चीजें यहां पे दे रखी है। ठीक है, कि बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में 112 आर्टिकल में दिया हुआ है, और टैक्स की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, सब मैं आप लोगों को यहां पे बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट बच्चों। कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसका एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक अफेयर्स, सॉरी इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं ना, वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अभी कौन है हमारे, अगर मैं नहीं भूल रहा, वी अनंता नागेश्वरन सर। ठीक है, याद रखना, वी अनंता, ठीक है, नागेश्वरन सर ने पूरा बजट बनाया है। ठीक है बच्चों, नागेश्वरन, ठीक है बच्चों, पूरा बजट अनाउंस किया है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का पूरा बजट, और इसमें सारी की सारी एनालिसिस मैंने आप लोगों को दे दी है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे बच्चों, क्योंकि याद रखना, टाइम मैनेजमेंट, आई एम टेलिंग यू कि इससे सवाल जरूर पूछा जाएगा। याद रखना, कंफर्म पूछा जाएगा, तो नोट्स बनाए और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। फिर से इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में मैं मिलूंगा आप सभी से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।